Hello students, today's lecture is on parabolic reflector antenna. This is lecture number 25 in our antenna and microwave engineering course. आइए देखते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना क्या होता है। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना आपका डिश एंटीना होता है जिसमें एक रिफ्लेक्टर होता है और एक आपका सोर्स एंटीना सोर्स प्राइमरी सोर्स होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो रेडिएशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यहाँ पर जो भी फोकस्ड होता है हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं। ये है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का रिफ्लेक्टर। यहाँ पर देखें इसका जो शेप होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला के फॉर्म में होता है। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है तो पैराबोला का आपके यहाँ पे फोकस पॉइंट होता है और ये होता है आपका डायरेक्ट्रिक्स। फोकस पॉइंट आपका इन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, यहाँ पर हम लोग एज अ सोर्स इनपुट देते हैं। हमारे फोकस से हमारे सिग्नल का सोर्स मिलता है और सोर्स जो है वो वहाँ से सिग्नल रिफ्लेक्ट होता है सरफेस ऑफ पैराबोला में, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में रिफ्लेक्ट होकर फिर आपका जो सिग्नल है वो पैरेलल हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये रिफ्लेक्ट होकर सिग्नल पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पर एक प्लेन वेव फ्रंट बन जाती है। यहाँ पे एक इकट्ठे आपकी जो डायमेंशन है, मतलब यहाँ पे जो वेव इकट्ठे हो जाती है और बहुत ही डेंस और बहुत ही ज़्यादा घनी वेव जो है वो आपकी एटमॉस्फेयर में मूव करती है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंटीनाज फॉर रडार इज़ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। रडार के केस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीना है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। हम रडार में जो सिग्नल भेजते हैं किसी भी टारगेट को पता करने के लिए, तो वहाँ पे हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं। द इरेडिएटर इज़ लोकेटेड ऑन द फोकस ऑफ द पैराबोला। यहाँ पे देखें हमने फोकस पैराबोला के फोकस पे हमारा जो सोर्स ऑफ द सिग्नल का सोर्स हम इनपुट देंगे फोकस पे देते हैं। एंड द रडार एनर्जी इज़ डायरेक्टेड टू द सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टर। और ये जो एनर्जी है वो कहाँ डायरेक्ट होती है, यहाँ पे सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टर इस साइड डायरेक्ट होगी और फिर वो पैरेलल हो जाती है। रिफ्लेक्टर मोस्ट ऑफन अ हॉर्न एंटीना इज़ यूज्ड एज एन इरेडिएटर। यहाँ पर जो सोर्स है, आप सिग्नल जो आप यहाँ पे देंगे, यहाँ से जो रे निकलेगी, इसलिए यहाँ पे मोस्टली हम लोग हॉर्न एंटीना यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम हॉर्न एंटीना यूज़ करते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे ये आपका हॉर्न एंटीना है, ये हॉर्न एंटीना है। हॉर्न एंटीना सिग्नल को पहले रिफ्लेक्टर की तो और पे भेजेगा और फिर वो टकराकर वेव जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। पहले यहाँ जाएगी और फिर टकराकर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। बट आइदर अ डायपोल और स्पायरल एंटीना कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पर जो एज अ रिफ्लेक्टर इस पॉइंट पर हम डायरेक्ट डायपोल एंटीना और स्पायरल एंटीना भी यूज़ कर सकते हैं। Since the point source of energy is in focus, it is converting to wave front of a constant phase. आप देख रहे हैं कि जैसे हमारी वेव जो है यहाँ से जाकर फोकस पे हमारा सिग्नल सोर्स ऑफ सिग्नल रहेगा। ये केबल के थ्रू हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और फिर ये सिग्नल यहाँ रिफ्लेक्टर के थ्रू रिफ्लेक्टर पे रिफ्लेक्ट होता है और फिर वो आपका पैरेलल जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो ये जो वेव फ्रंट बनाता है, इकट्ठे जो भी सिग्नल एक साथ जाते हैं आगे, वो कांस्टेंट फेज़ के होते हैं। यहाँ पर जो सिग्नल है वो कांस्टेंट फेज़ का है, सारे जो है सेम फेज़ के सिग्नल होंगे। विच मेक्स द पैराबोला वेल सूटेड फॉर यूज़ इन रडार। तो इसीलिए ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है वो रडार में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि जो उसकी वेव फ्रंट है वो कांस्टेंट फेज़ की होगी। जो इकट्ठे सारी वेव इकट्ठे जब हो जाएगी और एक वेव फ्रंट बनाएगी तो उसका जो वेव फ्रंट का फेज़ होता है वो कांस्टेंट होगा। बाय चेंजिंग द साइज एंड शेप ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट बीम्स एंड रेडिएशन पैटर्न ऑफ वेरियस शेप्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो साइज़ है अगर उसको हम वेरी करेंगे तो हम अलग अलग वेव्स को, हम अलग अलग फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन पैटर्न हमें मिलेगा। रेडिएशन पैटर्न की वेरियस शेप्स मिलेंगे। जैसे अगर हम इसके साइज़ और शेप को जिस तरीके से भी चेंज करेंगे तो यहाँ जो सिग्नल जाएगा वो उसी टाइप से रिफ्लेक्ट होगा। अगर ज़्यादा बड़ी साइज़ होगी तो ज़्यादा सिग्नल रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कम साइज़ होगी तो स्पिल ओवर का प्रॉब्लम होगा। तो ये जो साइज़ है मैटर करता है रेडिएशन पैटर्न के शेप के लिए। इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट बीम्स एंड रेडिएशन पैटर्न ऑफ वेरियस शेप्स। तो आपके अलग अलग पैटर्न के वेरियस शेप्स के रेडिएशन पैटर्न मिल जाएंगे। द डायरेक्टिविटी ऑफ पैराबोलिक एंटीना इज़ मच बेटर दैन द ऑफ यागी उडा और डायपोल एंटीना।
द गेन कैन रीच 30 to 35 dB। तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की ये अच्छी खासियत होती है कि इसकी जो डायरेक्टिविटी होती है वो डायपोल एंटीना से और यागी उडा एंटीना से ज़्यादा होती है। आप जैसे डायपोल एंटीना यहाँ पे लगाते हैं तो डायपोल एंटीना का जो रेडिएशन होता है वो एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो जो इस डायरेक्शन में आएगा वो तो आपका रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, बट जो इस डायरेक्शन में आएगा वो टोटली वेस्ट हो जाएगा। तो डायपोल एंटीना जो है वो आपका एज अ इरेडिएटर, जो एज अ सोर्स यहाँ पे प्राइमरी सोर्स हम यूज़ करेंगे तो उसकी डायरेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। और हमारा जो अलग से भी हम डायपोल एंटीना को देखते हैं तो उससे भी हमारी जो पैराबोलिक डिश एंटीना की यानी पैराबोलिक रेडिएटर की जो डायरेक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू यागी उडा और हमारे डायपोल एंटीना के, और इसका जो गेन होता है वो भी 30 to 35 dB होगा। ये आपकी बेसिक डायग्राम है। जैसे हमने देखा कि ये पैराबोला है आपका, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ पे फोकस है, फोकस से आपको सिग्नल मिलेगा और यहाँ पे आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सिग्नल यहाँ से या तो आप हॉर्न एंटीना जनरली हम लोग यूज़ करेंगे तो हॉर्न एंटीना का यूज़ करके सिग्नल आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, ये आपका एटमॉस्फेयर में सारी प्लेन वेव फ्रंट बन जाएंगी और प्लेन वेव फ्रंट जो है वो सेम कांस्टेंट फेज में आपके एटमॉस्फेयर में एक डेंस वेव, बहुत ही घनी वेव देगी। ठीक है, अब एज अ ट्रांसमीटर एंड में क्या होता है कि जो फीड पॉइंट होता है वहाँ से सिग्नल निकल के रिफ्लेक्टर पे जाता है और फिर आपकी एटमॉस्फेयर में जाके प्लेन वेव फ्रंट बनाता है। ठीक है, बट इन द केस ऑफ रिसीविंग एंटीना हमारे सिग्नल जो है वो पैरेलली आएंगे और देन रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे कंसंट्रेट हो जाएंगे। तो यहाँ से फिर हम अपने कोई भी टीवी या कोई भी ऐसी पर्टिकुलर रिसीविंग डिवाइस के में रिसीव कर पाएंगे सिग्नल। तो ये तो हो गया आपका कि एट अ रिसीवर साइड जो सिग्नल आ रहा है, बट एज अ ट्रांसमीटर साइड सिग्नल जाना है। तो सिग्नल जाने के लिए यहाँ फीड से सिग्नल निकलेगा और देन आपका फोकस से सिग्नल निकलेगा और देन आपका रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होके आपके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये 3 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की। अब एक और पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में जो उसका लोकस होता है वो एक कांस्टेंट टर्म मेंटेन करता है। यहाँ पे जो उसका लोकस है वो एक कांस्टेंट टर्म मेंटेन करेगा। यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है और जो पैरेलल हो रहा है उसके केस में, तो पैराबोला इज डिफाइंड एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकस प्लस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स इज कांस्टेंट। तो पैराबोला एक लोकस ऑफ अ पॉइंट कुछ पॉइंट्स के जुड़ते एक पूरा पैराबोला फॉर्म हो जाता है। वो पॉइंट क्या है, जैसे P1 है, P2 है, P3 है। ये P1 P2 P3 जो पॉइंट हैं ये एक कांस्टेंट रिलेशन मेंटेन करते हैं कि एक P1 से जो फिक्स्ड पॉइंट फोकस से जो लेंथ है उसको अगर हम P1 से डायरेक्ट्रिक्स जो हमारी प्लेन वेव फ्रंट की दूरी है P1 से P डैश जो ये लेंथ है इसको हम अगर P1 से F पे ऐड कर देते हैं तो ये कांस्टेंट होगा और हमेशा जब F से P2 और P2 से P2 डैश इसको ऐड करेंगे तो उसके बराबर होगा। फिर F P3 से P3 डैश, तो ये जो पॉइंट ये जो लेंथ है दिस लेंथ ये हमेशा ही कांस्टेंट होगी और ये जो पर्टिकुलर पूरा लोकस फॉर्म होगा इसको कांस्टेंट रखते हुए वो हमारा पैराबोला होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे FP1 प्लस P1 P डैश, तो यहाँ पे क्या है FP1 प्लस P1 P डैश, फिर क्या है इक्वल टू FP2 प्लस P2 P2 डैश, FP2 प्लस P2 P2 डैश। तो ये वाली लेंथ प्लस इज इक्वल टू दिस लेंथ, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी और ये P1 P2 ये पॉइंट जो है आपके पैराबोला को फॉर्म करेंगे। ठीक, तो बाय डेफिनेशन आपकी ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमारी जो इस पर्टिकुलर पैराबोला में पॉइंट्स हैं, जैसे F एज अ फोकस, तो आपका F जैसे मैंने कहा फोकस है, आपका O हमारा वर्टेक्स है, O डैश हमारी एक्सेस है, F फोकस, O वर्टेक्स, OF हमारी फोकल लेंथ है, ये हमारी फोकल लेंथ है। K कांस्टेंट है जो कि हमने इस इक्वेशन से फाइंड आउट किया है कि K कांस्टेंट है और O डैश हमारी एक्सिस ऑफ पैराबोला है। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि यहाँ पर आपका x इज़ इंडिपेंडेंट एंड y इज़ डिपेंडेंट ऑन x, तो ये जो पैराबोला है ये कैसे होगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4fx या 4x। तो आपका ये पैराबोलिक इक्वेशन बन गया बाय यूजिंग दिस।
इस पैराबोला की इक्वेशन आ गई आपकी ये है। और ओपन माउथ डी इज इक्वल टू अपर्चर, तो ये जो है ये आपका अपर्चर होता है। अपर्चर मतलब कितना, जितना आपका विड्थ होता है, जितना आपका वाइडनेस होती है हमारे रिफ्लेक्टर डिश में, वो हमारी अपर्चर होती है। तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट होगा, और जो ये पॉइंट हमारे पैराबोला पे आएंगे उनको ज्वाइन करने से उनके लोकस से हमारा पैराबोला बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बीम फॉर्मेशन। तो बीम का फॉर्मेशन कैसे होता है? लेट अ रे स्टार्ट्स फ्रॉम अ फोकस एफ एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू ओ ओ डैश। तो हमने लेट किया है कि फोकस से बीम जो है स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पे हम प्राइमरी सोर्स है तो यहाँ पे सिग्नल देंगे, यहाँ से बीम स्टार्ट हुई है और एक एंगल थीटा बनाकर हमारे पैराबोला से टकरा रही है विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश। ओ डैश हमारी जो एक्सेस है उससे हमारा थीटा एंगल बनाकर टकरा रही है। द कर्व स्ट्राइक एट P2 ऑन पैराबोलिक कर्व। अब ये जो कर्व है ये P2 पे भी स्ट्राइक हो रही है, तो P2 पे स्ट्राइक हो रही है, पैराबोलिक कर्व में P2 पे स्ट्राइक हो रही है, फिर वो प्लेन हो जा रही है। ड्रॉ टेंजेंट एट P2 ऑन द कर्व अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है P2 पर, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कह रहा है कि I1 जो है IR के बराबर है। आपने देखा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पर जो एंगल है वो दोनों बराबर हो गए, जिससे ये रिजल्ट आता है कि हमारी जो रिजल्ट रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल टू ओ डैश। तो हमारी जो एक्सिस है उससे ये जो वेव है वो पैरेलल होगी, ये जो वेव है वो पैरेलल होगी। तो हमारा जो एफ से जो बीम फॉर्मेशन हुआ है, बीम यहाँ से सिग्नल जाएगी, रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी बीम जो है प्लेन वेव फ्रंट बनाएगी। ओके, देन फिर जो एंगल बनेगा यहाँ पर P2 पर वो हमारा इक्वल एंगल बनेगा। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड वेव का जो फॉर्मेशन है, हमारे बीम का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे सिग्नल आपका, देखिए ये जो एट अ पॉइंट P2 है, यहाँ पर जब हमारा इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल जो है इक्वल होने से ही हमारी जो वेव है ओ डैश के पैरेलल हमेशा ही दिखेगी। तो वो सारी वेव जो हैं सेम फेज में हो जाएंगी। ऑल वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फोकस विल रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द पैराबोलिक एक्सिस। तो सारी वेव्स आपकी पैरेलल हो जाएगी पैराबोलिक एक्सिस से। रेज आर पैरेलल टू पैराबोलिक एक्सिस बिकॉज दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो यहाँ पर जो आपका वेव फ्रंट है उससे जो ये वेव जा रही है वो यहाँ पर 90 डिग्री, हर वेव 90 डिग्री बनाएगी। जब यहाँ पर वो वेव फ्रंट पे 90 डिग्री बनाती है तो ऑब्वियस है कि वो सारी वेव्स जो हैं वो पैरेलल होंगी। Since all the waves are in phase, so a very strong and concentrated beam of radiation is there along the parabolic axis. क्योंकि सारी जो बीम जो है वो सब सेम फेज़ में है, सारी की सारी वेव जो हैं वेव्स आर इन सेम फेज़। तो स्ट्रॉन्ग जो है कंसनट्रेटेड बीम जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में जाएगी, बहुत ही घनी वेव जो है एटमॉस्फेयर में जाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा डायरेक्टिविटी बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा गेन बढ़ जाएगा। क्योंकि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप फोकस करते हैं, आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिग्नल को भेजते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड वेव फॉर्म बनेगी। क्योंकि हमारी जो सिग्नल है वो सारी सेम फेज़ में है और एक स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंसनट्रेटेड बीम रेडिएशन इज़ देयर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड बीम फॉर्म हो जाएगी। Geometrical property of parabola provide excellent microwave reflector that leads to the production of concentrated beam of radiation. तो पैराबोलिक का जो ज्योमेट्री है वो एक क्या करता है, एक्सलेंट माइक्रोवेव रिफ्लेक्टर फॉर्म करता है, जिसके कारण बहुत ही कंसनट्रेटेड बीम जो है वो एटमॉस्फेयर में जाती है। ठीक है, बहुत ही कंसनट्रेटेड बीम आपकी एटमॉस्फेयर में जाएगी। इफ़ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज वेवलेंथ डिक्रीजेज। तो फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के केस में जो गेन ऑफ एंटीना है वो बढ़ जाएगा और जिससे डायरेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आपकी फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में यूज़ करेंगे तो उसकी जो डायरेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और हमारा सिग्नल जो है वो बहुत ही और ज़्यादा डायरेक्टिविटी हो जाएगा, डायरेक्टिविटी बढ़ जाएगी उसकी, और बहुत ज़्यादा ही कंसनट्रेटेड हो जाएगा।
अब देखते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का जो गेन है और डायरेक्टिविटी वो ज़्यादा होती है। तो गेन जो है आपका रिफ्लेक्टेड पावर टोटल रिफ्लेक्टेड पावर पे डिपेंड करता है और टोटल रेडिएशन रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये होता है dl/λ² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मतलब अगर हम लोग वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो हमारा गेन जो है डिक्रीज़ होगा, मतलब कि आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो गेन आपका बढ़ता है। तो आप देखेंगे जैसे आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा जो एंटीना का गेन है वो बढ़ जाएगा, और गेन बढ़ जाएगा तो हमारा जो एंटीना की वेव है वो कंसंट्रेट और फोकस्ड हो जाएगी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उसकी डायरेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो गेन क्या होता है? फोकस होने की एबिलिटी किसी भी डायरेक्शन में, वो हमारा गेन होता है। तो गेन का फॉर्मूला क्या है कि गेन डिपेंड करता है आपका 4πAE/λ²। यहाँ पर AE क्या है? अपर्चर ऑफ एंटीना। ये जो अपर्चर दिख रहा है आपको, ये अपर्चर, अब जितना ज़्यादा अपर्चर होगा, जितनी उसकी वेव को कैप्चर करने की क्षमता होगी, यानी जितना वो अपर्चर में वो वेव उससे टकराएगी, तो ये जितना एरिया होगा उस हिसाब से गेन बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा ये एरिया होगा उस हिसाब से गेन बढ़ जाएगा। दूसरा, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उस हिसाब से गेन बढ़ेगा। तो वेवलेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रिक्वेंसी की होता है, और अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो हमारा गेन कम होगा, बाकी वेवलेंथ कम होगी तो हमारा गेन बढ़ेगा। तो इस पे डिपेंड करता है गेन। और आपका दूसरा होती है कैप्चर इफ़िशियंसी, यानी आपकी ये जो डिश है कितनी वेव को कैप्चर करने की क्षमता है। अब शायद साइड से जो कुछ वेव्स जो हैं वो रह जाएं, या जो आपकी पूरा का पूरा डिश यूटिलाइज़ ना करें, तो जितना वो इफ़िशिएंट होगा, जितना वो अपना यूटिलाइजेशन करेगा, अपने कैप्चर करेगा सिग्नल को, वो बताता है हमारी कैप्चर इफ़िशियंसी। तो इस टाइप से आपका जो गेन का फॉर्मूला, गेन ऑफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर जो अपर्चर एरिया है उसको हम πr² से दिखा सकते हैं, और इस टाइप से आपका जो है गेन का फॉर्मूला आ जाता है। नेक्स्ट है मेन एडवांटेज ऑफ पैराबोलिक एंटीना इज़ दैट इट हैज़ अ हाई डायरेक्टिविटी। जैसे मैंने कहा कि इसका जो गेन है वो बढ़ता है, और गेन मैक्सिमम गेन इज़ द डायरेक्टिविटी, यानी किसी भी डायरेक्शन में फोकस होना, उस डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा वेव भेजना, उसे हम डायरेक्टिविटी कहते हैं। तो वो इसका बहुत ही अच्छा होता है। इट फंक्शन सिमिलरली टू अ सर्च लाइट और फ्लैश लाइट रिफ्लेक्टर टू डायरेक्ट अ रेडियो वेव्स इन अ नैरो बीम और रिसीव रेडियो वेव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली। तो एक टाइप से सर्च लाइट या फ्लैश लाइट रिफ्लेक्टर जैसा बिहेव करता है। फ्लैश लाइट आप लगाते हैं तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा सिग्नल, ज़्यादा फ्लैश होती है लाइट, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कंसंट्रेटेड वेव एक ही दिशा में जाती है। तो यहाँ पे भी जो हमारी रिफ्लेक्टर है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, उसमें भी यही होगा, बहुत ही डायरेक्टिव होगा, और बहुत ही नैरो बीम जो है वो आपकी किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। अब हिंदी में देखते हैं। हिंदी में क्या है कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना में ज्योमेट्रिक ऑप्टिक सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना का उपयोग करना वांछनीय डायरेक्टिविटी को प्राप्त किया जाता है। तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की जो है हाई डायरेक्टिविटी होती है, तो डायरेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है इस एंटीना से। पैराबोला को पॉइंट के उस लोकस में से डिफाइन किया जाता है जो उस दिशा में गति करता है, जिसमें फिक्स्ड पॉइंट की डिस्टेंस तथा डायरेक्ट्रिक्स की दूरी को योग कांस्टेंट होता है। तो जैसे हमने कहा पैराबोला क्या होता है, वह उस पॉइंट का लोकस होता है, जैसे P1, P2, P3 उन पॉइंट्स के लोकस हैं जो कि आपकी F से P1 और प्लस P से P1 ये जो दूरी है ये कांस्टेंट रहती है हमेशा। मतलब फोकस से लेकर पैराबोला और पैराबोला से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक की दूरी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ देखें FP1 प्लस P1 P1 फिर इज इक्वल टू FP2 प्लस P2 P2 फिर इज इक्वल टू FP3 प्लस P3 P3 इज इक्वल टू K। तो ये जो इक्वेशन है ये मेंटेन करते हुए हमारे पैराबोला का जो है लोकस फॉर्म होगा, पैराबोला हमारा फॉर्म होगा, जिससे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की ज्योमेट्री को दिखाया गया जिसमें फोकस F तथा वर्टेक्स O। यहाँ पे F फोकस है हमारा, वर्टेक्स O है, जिसमें पैराबोला 2 डायमेंशन प्लेन कर्व होता है। इसमें फोकल लेंथ OF, यहाँ पे OF जैसे मैंने कहा था OF हमारी फोकल लेंथ है, और O' हमारी एक्सेस है, और K हमारा कांस्टेंट है जो कि ये पर्टिकुलर रिलेशन को मेंटेन करता है। फोकस का पाथ डायरेक्ट्रिक्स से बाहर की तरफ होता है जो कि किरण के रूप में प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी वेव्स हैं वो डायरेक्ट्रिक्स के बाहर की ओर, ये डायरेक्ट्रिक्स है आपकी, इसके बाहर की ओर सारी वेव्स जा रही हैं। यदि फोकस एक एंटीना एलिमेंट का उपयोग किया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोकस से रेडिएट होने लगती है। तो
आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो यहाँ से पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डायरेक्ट्रिक्स के डायरेक्शन में मूव होने लगेगी। ऐसे होने पर वेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से बाहर निकलने लगती है। इस डायग्राम में पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के फोकस पर ओमनी डायरेक्शनल सोर्स के द्वारा उत्पन्न प्लेन वेव फ्रंट को दिखाया गया है। इसमें सभी किरणें समान दूरी तय करती हैं। इस कारण इस सभी किरणों को वेव फ्रंट समान फेज में होता है। इस स्थिति में स्ट्रॉन्ग बीम प्राप्त होती है जो पैराबोलिक एक्सिस पर उत्पन्न होती है। रिसीविंग एंड पर यदि पैराबोलिक बीम पैरेलल बीम का रेडिएशन पैराबोलिक एक्सिस के द्वारा पास होता है तो रेडिएशन फोकस के टर्मिनेट हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा था कि यहाँ से जो वेव निकलती है ये सारी वेव जो है कांस्टेंट वेव इस वेव फ्रंट पे कांस्टेंट फेज पे होती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीम, बहुत ही कंसंट्रेटेड बीम जो है हमारी एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होती है। तो यहाँ से सारी बीम जो है बहुत ही कंसंट्रेटेड रूप में आपके एटमॉस्फेयर में जाएगी और बहुत ही डायरेक्शनल एक ही दिशा में बहुत सारी वेव जाएगी। तो ये होता है आपका पैराबोलॉइड। यहाँ पे आपने सोर्स ऑफ एंटीना, यहाँ पे सोर्स प्राइमरी सोर्स दिया, ये सिग्नल टकरा कर आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखेंगे इस टाइप से रेडिएशन आपका इस दिशा में यूनिडायरेक्शनल रेडिएशन प्राप्त होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि ये था आपका जो है डायपोल एंटीना का रेडिएशन, बट आपका पैराबोलॉइड रिफ्लेक्टर का रेडिएशन ये ग्रीन वाला है, एक पर्टिकुलर दिशा में होता है, दोनों दिशाओं में नहीं होता, ये एक यूनिडायरेक्शनल होता है। अब फीड सिस्टम, हम कैसे इनपुट दें हमारे रिफ्लेक्टर को उसकी बात करते हैं। तो इनपुट के लिए इन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना वी हैव टू पार्ट्स। हमारे पास रिफ्लेक्टर है और सोर्स ऑफ प्राइमरी रेडिएशन एट द फोकस। तो हमारे पास दो पार्ट है, ये हम होता है हमारा रिफ्लेक्टर और यहाँ पे जहाँ से हम सोर्स ऑफ प्राइमरी सिग्नल देने के लिए यहाँ पे प्राइमरी रिफ्लेक्टर होगा। ठीक है, प्राइमरी रेडिएशन एट द फोकस। तो यहाँ इस फोकस पे प्राइमरी रेडिएशन सोर्स होगा। तो यहाँ से सिग्नल निकलेगा, इस पे टकराएगा और सामने जाएगा। तो देखें फीड वुड बी दैट रेडिएटर विच रेडिएट्स टुवर्ड्स रिफ्लेक्टर। और हमारे फीड पे वो रेडिएटर होगा जो कि रिफ्लेक्टर की तरफ सिग्नल को भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्नल इस साइड आएगा और फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने डायपोल्स लगाए हैं, डायपोल्स हमने यहाँ लगाए हैं। एक ये हमारा, जैसे हमने यागियोडा एंटीना वीडियो में बात की थी, तो यागियोडा में आपका होता है ड्राइवन एलिमेंट और रिफ्लेक्टर्स। तो यहाँ पे जो ड्राइवन एलिमेंट है वो है और यहाँ पे रिफ्लेक्टर है। तो ये जो ड्राइवन एलिमेंट है वो आपका डायपोल है, वो यहाँ पे सामने की ओर सिग्नल भेजेगा, और जो आपका रिफ्लेक्टर है वो पीछे जाने वाले सिग्नल को भी सामने की ओर कंसंट्रेट करेगा। तो सामने सिग्नल कंसंट्रेट होगा और पैरेलल में आपका सिग्नल इस दिशा में बाहर की ओर, डायरेक्ट्रिक्स की ओर आपके एटमॉस्फेयर में आने लगेगा। डबल डायपोल्स आर सो स्पेस्ड दैट फेज्ड दैट एंड फायर पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड विच इल्यूमिनेट्स द पैराबोलॉइड रिफ्लेक्टर। तो यहाँ पे जो डबल डायपोल्स हैं वो सेम फेज़ में होंगे और स्पेस्ड होंगे, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन होगा, इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होगा पैराबोलॉइड रिफ्लेक्टर में। अब हम एज अ फीड जो है हॉर्न एंटीना का भी यूज़ कर सकते हैं। हॉर्न एंटीना जनरली हम मोस्टली हॉर्न एंटीना का यूज़ करते हैं। वो सिग्नल को यहाँ पर हमारे रिफ्लेक्टर की ओर भेजता है और फिर रिफ्लेक्टर जो है उसको रिफ्लेक्ट करके एटमॉस्फेयर में भेजता है। मोस्ट कॉमन फीड रेडिएशन फॉर पैराबोलॉइड रिफ्लेक्टर एंटीना इज़ अ वेवगाइड हॉर्न। तो मैंने जैसे कहा वेवगाइड हॉर्न मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने वेवगाइड हॉर्न एंटीना यूज़ किया है, ये हॉर्न एंटीना है। तो फीड हॉर्न क्या होता है, हमारा जो पैराबोलॉइड रिफ्लेक्टर को सिग्नल को में हमारे सिग्नल को भेजता है और फिर पैरेलल रिफ्लेक्ट होता है। फिर ऑफसेट फीड में क्या होता है, ऑफसेट फीड मोस्टली हमारा यूज़ होता है, फिर हम पूरा जो हमारा रिफ्लेक्टर है उससे टकरा कर वेव आगे जाती है। बट अगर रिफ्लेक्टर का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऑफसेट फीड से हम पूरा रिफ्लेक्टर कवर नहीं कर सकते, और सेम फेज़ और सेम जो सिग्नल की इकट्ठा कंसंट्रेशन होने वाली पावर है वो भी डिफ़र करेगी। उस केस में हम जब ज़्यादा लॉन्ग हम लोग वो लेंगे रिफ्लेक्टर, तो उस केस में हम कैसीग्रेन यूज़ करते हैं। कैसीग्रेन में हमारा एक और रिफ्लेक्टर यूज़ होता है, सेकेंडरी रिफ्लेक्टर। तो हम यहाँ पर फीड देते हैं, इस डायरेक्शन में हमारा हॉर्न एंटीना लगता है और ये सिग्नल जाके सेकेंडरी रिफ्लेक्टर से टकराता है और फिर प्राइमरी की ओर, मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्टर की ओर जाता है और फिर हमारे सिग्नल एटमॉस्फेयर में जाता है।
तो इसकी खासियत ये है कि ये हमारे लॉन्ग रिफ्लेक्टर्स में भी इजीली हमारे सिग्नल को भेज देता है। तो ये आपने देखा डायपोल का यूज़ करके कि यहाँ डायरेक्ट ड्राइवन एलिमेंट रिफ्लेक्टर है, तो ये सिग्नल यहाँ जाएगा और जो पीछे जाता हुआ सिग्नल को भी ये रिफ्लेक्टर सामने की ओर भेजेगा और हमारा सिग्नल जो है इस रिफ्लेक्टर से टकरा कर आगे की ओर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एंड फायर अरे की, यहाँ पे एरे ऑफ एंटीना लगा हुआ है, वो भी यहाँ से सिग्नल भेजेगा और फिर रिफ्लेक्ट होगा एटमॉस्फेयर में। फिर हमने हॉर्न ऑफ वेवगाइड लिया, तो हॉर्न एंटीना यहाँ पे सिग्नल भेजेगा और फिर तो ये हो गए फीड सिस्टम, जिनसे हम कैसे कैसे अलग अलग तरीके से हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ रेडिएशन को कौन कौन से प्राइमरी सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज़ करके हम सिग्नल को रिफ्लेक्टर में भेज सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसीग्रेन फीड होता है। जैसे मैंने कहा कि कैसीग्रेन फीड से हम सिग्नल में दो टाइप के हमारे रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं और यहाँ पर हॉर्न एंटीना, यहाँ पे सोर्स एंटीना होता है हॉर्न फीड, और ये सिग्नल इस छोटे वाले रिफ्लेक्टर पे भेजता है और फिर यहाँ से टकराकर सिग्नल जो है बड़े रिफ्लेक्टर पे रिफ्लेक्ट होता है और देन पैरेलल हो जाता है। तो ये आपकी जो एटमॉस्फेयर में सिग्नल इस तरीके से पहुँचता है। तो कैसीग्रेन फीड इज़ यूज्ड व्हेन जब हमारी रिफ्लेक्टर जो है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। ये इस टाइप से आपने देखा कि डिफरेंट हमने फीड टेक्निक्स दी हैं बाय यूजिंग हॉर्न एंटीना। तो आपने देखा कैसे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स हमारे सिग्नल हाई डायरेक्टिविटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और आगे हम और भी एंटीनास को एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।